Anji, very good morning. So last time we have finished off one segment, that is recent judgments. Today we will start off with a fresh topic, a very important segment, the Indian Penal Code 1860, जिसको आप IPC के नाम से जानते हैं, और एक क्लैट के एग्जामिनेशन के अंदर बड़ी ही सिग्निफिकेंट सेगमेंट है जो हम कवर करने वाले हैं। आईपीसी आपने नाम जरूर सुना होगा, इसके बारे में आप अब तक क्या क्या जानते हैं वो एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन में पहले आपके साथ कर लेती हूँ, फिर आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर मैं कुछ एड ऑन्स देती हूँ आपको। आप क्या जानते हैं अब तक आईपीसी के बारे में? इंडियन पेनल कोड होता है जो कि इंडिया के जो भी लॉज और रेगुलेशन, अगर कोई क्राइम करता है तो उसके उस आईपीसी में लिखा होता है कि उसको क्या सजा देनी चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडियन पीनल कोड, देखिए अगर आप इसके नॉमेनक्लेचर का बाइफरकेशन करें, इसके अंदर आपको 3 शब्द मिलेंगे, इंडियन पीनल एंड कोड। इंडियन मीन्स डेफिनेटली इंडिया की टेरिटरी के साथ जुड़ी हुई कोई चीज होगी। पीनल का मतलब है PENAL, पनिशमेंट। पीनल से पीनलाइज्ड, पीनलाइज्ड मीन्स टू पनिश। और उसके बाद आता है कोड। कोड का मतलब होता है जहां आप बहुत सारी लीगल प्रोविजंस को क्लब करके एक जगह डाल देते हैं, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल ट्रायल कैसे चलेगी उसका कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलेगी उसका कोड। लाइकवाइज हिंदू लॉज या हिंदू कोड, मैरिज के लिए क्या एसेंशियल्स हैं, डाइवोर्स किन ग्राउंड पे दिया जाएगा, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, डाइवोर्स का म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है, डाइवोर्स होने पे वाइफ हस्बैंड से एलिमनी कैसे ले सकती है, क्या हस्बैंड भी वाइफ से एलिमनी ले सकता है, क्या एक कपल मिलके बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑल दी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मैरिज एक जगह क्लब करके डाल दिए गए हैं। दिस इज वाई उसे हिंदू कोड कहा जाता है। अब अगर मैंने ये 3 शब्दों का मतलब आपको समझा दिया, इंडियन पीनल कोड, ये कोड हमारे पास ब्रिटिशर्स के टाइम से ड्राफ्टेड है। दिस इज वाई इसका ईयर है 1860। ये इनैक्ट तो हो गया था 1860 के अंदर, बट इसको एनफोर्स करवाया गया था 2 साल के बाद, फ्रॉम 1862। इनफैक्ट जितनी भी मैक्सिमम अच्छी लेजिस्लेशन जो हम इंडिया के अंदर पढ़ते हैं वो ब्रिटिश एरा के टाइम पे ही ड्राफ्ट की गई है, एंड आईपीसी इज वन ऑफ देम। इनको ड्राफ्ट करने वाले बड़े ही अच्छे ड्राफ्ट्समैन रहे हैं जिनका नाम है लॉर्ड मकॉले। टिल डेट, मुझे तो इतने साल हो गए हैं लॉज पढ़ाते हुए, आई फील वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्टर्स, लीगल ड्राफ्टर्स एवर in the history of legal arena was Lord Macaulay, and उसका एविडेंस आपको आईपीसी की ड्राफ्टिंग से ही मिल जाता है। वेरी वंडरफुल एंड वेरी प्रिसाइज ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ। मतलब अगर थेफ्ट, इतना सिंपल सा ऑफेंस भी अगर उन्होंने एसेंशियल्स लिखे हैं तो इतना प्रिसाइजली लिख रखा है कि आपको आईपीसी से बाहर और कुछ रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वेरी प्रिसाइज ड्राफ्टिंग। इसके बाद अगर मुझे कोई अच्छे लगे हैं ड्राफ्टर तो वो स्टीफन रहे हैं जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट किया था, एंड देन वी हैव लॉर्ड रोमिली जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ड्राफ्टिंग किया था। तो ये 3 ऐसी इनैक्टमेंट्स हैं जो बड़ी ही वंडरफुली ड्राफ्टेड इनैक्टमेंट्स हैं। तो इनके ड्राफ्टर्स भी ऑफ कोर्स बड़े एक्नॉलेज रहे हैं अपने काम के लिए। आईपीसी के अंदर आपको सेट ऑफ ऑफेंसेस मिलते हैं, बिकॉज अगर आप ऑफेंस करेंगे तो आपको पीनलाइज किया जाएगा। अगर आपने कोई ऑफेंस ही नहीं किया है तो हम आपको पीनलाइज क्यों करेंगे। हो सकता है आपके और मेरे बीच में एक सिविल डिस्प्यूट है, मान लीजिए प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है, मैं कह रही हूं मैं मालिक हूं इस प्रॉपर्टी के, आप कह रहे नहीं आप मालिक हैं। यहां कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। दिस इज वाई ऐसे रॉन्ग्स को सिविल रॉन्ग्स का नाम दिया जाता है, जो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, जिसके लिए किसी भी कोड या किसी भी लॉ के अंदर कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है।
whereas इससे बिल्कुल अपोजिट है क्रिमिनल रॉन्ग्स। ऐसे रॉन्ग्स जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रॉन्ग्स को समझने के लिए ये दो टर्म्स हमेशा पढ़ाई जाती हैं, माला इन से एंड माला इन प्रोहिबिटो। ये अपने आप में मैक्सिम्स भी है। माला इन से एंड माला इन प्रोहिबिटो लैटिन टर्म्स है। माला मीन्स अ रॉन्ग, इन से मीन्स इंस्ट्रिंसिकली रॉन्ग, दैट मीन्स इनहेरेंटली रॉन्ग। मान लीजिए मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं। आप बीइंग अ मेल अगर किसी फीमेल के ऊपर फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करेंगे, ये रॉन्ग तो है और इंट्रिंसिकली रॉन्ग है। आपको अगर मैं आईपीसी नहीं भी पढ़ाऊं और मैं कहूं ये एक्ट हुआ है, आप कहेंगे गलत है जी। तो किसी घर पे चोरी की है, मैंने आपको आईपीसी नहीं पढ़ाया, आप नहीं जानते थेफ्ट आईपीसी के अंदर एक ऑफेंस है, आपको ये गलत हुआ है। मैं कहूंगी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, या किसी ने किसी को इतनी जोर से मुक्का मारा उसका परमानेंटली एक एक आंख ही डैमेज हो गया, आप क्या कहेंगे गलत हुआ। मैं कहूं एक एक इंसान था, शायद वो डूब रहा था स्विमिंग पूल के अंदर, आपने उसको बचाया नहीं, ये भी एक मॉरल रॉन्ग तो है, आप कहें गलत किया, बचाना चाहिए था। इफ यू कैन स्विम तो आप इजीली उसको सेव कर सकते थे। आप निकल रहे थे, एक भिखारी आपसे खाना मांग रहा था, आपके पास बहुत सारा खाना था, आपने उसको डस्टबिन में फेंक दिया लेकिन उसको नहीं दिया, मॉरल रॉन्ग तो है। माला इनसे वो रॉन्ग्स हैं जो इंट्रिंसिकली रॉन्ग हैं, सुनते ही सामने वाले व्यक्ति को लगेगा ये तो गलत है। हो सकता है उसके अंदर मॉरल रॉन्ग्स भी आ जाए, जैसे लास्ट में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। आईपीसी डील करता है माला इन प्रोहिबिटो से, ऐसे रॉन्ग्स विच आर प्रोहिबिटेड इन लॉ। दैट मीन जरूरी नहीं है हर तरह का रॉन्ग आईपीसी के अंदर दिया गया। अब अगर आप किसी को खाना नहीं दे रहे हैं, डूबते हुए को बचा नहीं रहे हैं, ये आईपीसी के अंदर कोई ऑफेंस नहीं है। आईपीसी के अंदर वही चीज ऑफेंस है जो आईपीसी प्रोहिबिट करेगा। आपको एक चीज गलत लगती है, मॉरली रॉन्ग है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनको लगता है लिव इन रिलेशनशिप इज ए मॉरल रॉन्ग, एक लड़का और एक लड़की हस्बैंड वाइफ की तरह कैसे रह सकते हैं बिना शादी किए, तो आप तो उसको माला इनसे में डाल देंगे। लेकिन आईपीसी तो इस चीज के लिए कोई पनिशमेंट लेट डाउन नहीं कर रहा। रादर अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से हमारे पास इतने सारे प्रेसिडेंट्स हैं जो इस चीज को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, बच्चों को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस का हक दे रहे हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट दे रहे हैं। माला इन प्रोहिबिटो वो रॉन्ग्स होंगे जो आईपीसी प्रोहिबिट कर रहा है। आईपीसी एक जनरल क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, जरूरी नहीं है हर तरह का ऑफेंस आपको आईपीसी के अंदर ही मिले। इट इज मियरली अ जनरल लॉ ऑन क्राइम्स। हो सकता है आईपीसी के एडिशन में हमारे पास कुछ स्पेशल क्रिमिनल लेजिस्लेशंस भी हो, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो प्रोहिबिट करता है सेल परचेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोका, चरस, गांजा, कोकेन, अलग अलग तरह के हमारे पास वैरायटीज है एनडीपीएस की, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। या फॉर एग्जांपल पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, कितने सारे एक्ट्स हैं हमारे पास। ये सब स्पेशल क्रिमिनल लेजिस्लेशन है। आईपीसी सिर्फ जनरल पीनल कोड है, मेन ऑफेंसेस के बारे में हम हमारे साथ डिस्कशन कर रहा है।
आपके सिलेबस में कोई भी स्पेशल क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ जनरल क्रिमिनल लॉ के ऊपर होगा, विच इज आईपीसी। तो अगर मैं माला इन प्रोहिबिटो की बात करूं, वो आईपीसी के साथ तो जुड़ता भी है और वो इसके साथ भी जुड़ता है, बिकॉज प्रोहिबिशंस तो आपको जनरल लॉ में भी मिलेंगी और स्पेशल लॉ में भी मिलेंगी। अब अगर मैं पॉक्सो की बात करूं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ये ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिटेड, रॉन्ग है, बट वो आईपीसी के अंदर नहीं है, वो किसी स्पेशल क्रिमिनल लेजिस्लेशन के अंदर है। तो आप चाहे किसी जनरल क्रिमिनल लेजिस्लेशन को पढ़े या किसी स्पेशल क्रिमिनल लेजिस्लेशन को पढ़े, आपको मिलेगा माला इन प्रोहिबिटो। ऐसे रॉन्ग्स, क्रिमिनल रॉन्ग्स जो प्रोहिबिटेड बाय अ क्रिमिनल लॉ है, फिर उसके लिए पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। हाँ, ये ऑफेंस अगर हो जाता है तो उसकी ट्रायल कैसे चलानी है कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर आईपीसी साइलेंट है। दिस इज वाई आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ है जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करता है, या राइट्स एंड लायबिलिटीज। मान लीजिए मेरे अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो मेरा राइट है कि मैं उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकती हूँ, मैं एफआईआर कटवा सकती हूँ, मैं उसके अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट करवा सकती हूँ, और उस इंसान की ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी है कि फिर कोर्ट उसको जो सजा देगा उसको जेल में रहना पड़ेगा। पर ये राइट्स और ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स कैसे कराना है, ट्रायल कैसे चलानी है, उसके लिए हमारे पास प्रोसीजरल लॉज आते हैं। और क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं तो यहां मैं दो प्रोसीजरल लॉज की बात करूंगी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। एक क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलेगी ऑफेंस होने पे, उसका डिस्कशन प्रोसीजरल लॉ में किया गया है, तभी इसका नाम ही ऐसा है, प्रोसीजरल। प्रोसीजर बता रहा है कि ऑफेंस अगर हो गया तो उसके बाद कोर्ट ट्राई कैसे करेगा उस ऑफेंस को, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कैसे चलनी है, क्या एविडेंस आएगा, जज साहब क्या कंसिडरेशंस लेंगे, कैसे एफआईआर कटेगी, कंप्लेंट के बाद कैसे एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन वकील साहब कैसे करेंगे, क्या क्या सवाल पूछे जाए, वो प्रोसीजर का मामला है। और ये प्रोसीजरल लॉज भी आपके सिलेबस में नहीं है। हमारा टारगेट दिस इज वाई सिर्फ एक सब्सटैंटिव लॉ के ऊपर है, विच इज आईपीसी, जो कि एक जनरल पीनल कोड है जो आपको ऑफेंसेस लेट डाउन करके दे रहा है। ये ऑफेंस अगर ये फॉलोइंग एसेंशियल्स पूरे होते हैं तो हम कह सकते हैं ये ऑफेंस हुआ है। अब उसकी ट्रायल कैसे करनी है, जज साहब क्या कंसिडर करेंगे, वो हमारे कंसिडरेशन का काम नहीं है, हमने सिर्फ ऑफेंसेस को स्टडी करना है। अब अगर आपको इतना पता चल गया है कि आईपीसी एक जनरल क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, दिस इज वाई इसके प्रियम्बल में भी लिखा है दैट इट इज ए जनरल पीनल कोड, स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं है, जनरली बहुत सारे ऑफेंसेस को लेट डाउन करके दे रही है। ऑफेंसेस के डिस्कशन तो ऑफ कोर्स मैं डिफरेंट कैटेगराइजेशन करवा के आपको करवाऊंगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज समझने वाली ये है, आईपीसी दो चीजों की बात करता है मोटी मोटी, खैर इसके अंदर काफी सारी डिस्कशंस हैं, वो एक एक सेगमेंट में आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट ब्रॉडली दो डिस्कशंस हैं। नंबर वन, ऑफेंसेस और उनके एसेंशियल्स। ऑफेंस बनेगा कैसे, ऐसा हुआ तो ऑफेंस माना जाएगा, नहीं हुआ तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एंड सेकंड चीज, इन ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन। ऑफेंसेस को आप क्लासिफाई कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक क्लासिफिकेशन हो सकती है, ये ऑफेंस
बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कि इसके अंदर बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। दूसरी, ये ऑफेंस क्या कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। बेलेबल नॉन बेलेबल तो आप सब समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है, नंबर वन, जहां एक पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के वो किसी पर्सन का अरेस्ट कर सकता है। कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये हीनियस ऑफेंसेस होंगे। कौन कोर्ट के पास जाए, पहले वारंट लेने में तो एक्यूज ही भाग जाएगा। एंड इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। A police officer can investigate the offense without court's permission. बिना कोर्ट की परमिशन के आप इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके पास एफआईआर आई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। अगर ये दो पार्स आपके पास हैं तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, अदरवाइज वो नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब नॉन कॉग्निजेबल के अंदर आपको पहले अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन भी चलानी है तो वो कोर्ट की परमिशन के साथ चलानी पड़ेगी। दिस इज वाई ये पढ़ते ही क्लियर हो जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस हीनियस ऑफेंसेस हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं, माइनर ऑफेंसेस हैं। इसके अलावा एक तीसरी क्लासिफिकेशन भी आती है, ऑफेंस या तो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है। ये ऑफेंस तो हुआ है, उसकी ट्रायल भी स्टार्ट हो गई है, ट्रायल स्टार्ट होने के दौरान एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में आपस में राजीनामा हो गया, अब वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करना चाहते हैं, तो क्या पावर है उसको कंपाउंड करने की या नहीं। जनरली जो हीनियस ऑफेंसेस होंगे वो नॉन कंपाउंडेबल होंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर जैसे offense is never an offense against an individual, it is an offense against the state. This is why जब भी कोई विक्टिम होता है किसी ऑफेंस को लेकर के, अगर वो कोर्ट के अंदर ट्रायल स्टार्ट कर रहा है, स्टेट का अपना लीगल ऑफिसर, जिसको आप पीपी बोलते हैं, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी, वो विक्टिम के लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपकी मर्जी है उनको असिस्ट करने के लिए आपने अपना कोई वकील करना है या नहीं करना। स्टेट ने आपके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करके रखा हुआ है, पीपी या एपीपी। जनरली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पीपीपी होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एपीपी होते हैं, क्योंकि ये ऑफेंस एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है ही नहीं, कहते तो पूरी स्टेट पे असर डालता है। स्टेट मींस अ पर्टिकुलर टेरिटरी। दिस इज वाई स्टेट का अपना ऑफिसर आपकी ट्रायल में हेल्प करेगा। यही कारण है कि कुछ ऑफेंसेस को नॉन कंपाउंडेबल रखा गया है, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है, बहुत सीरियस ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, रेप, ग्रीवियस हर्ट बाय डेडली वेपन, एसिड अटैक, ऐसी चीजें नॉन कंपाउंडेबल है कि एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गई तो फिर ये एक्विटल या कन्विक्शन में ही रिजल्ट करेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इसके अंदर। हालांकि वो एक अलग बात है that sometimes non compoundable offenses हाई कोर्ट कंपाउंड कर देता है अपनी इनहेरेंट पावर्स के अंदर, अदरवाइज एज अ जनरल रूल वो नॉन कंपाउंडेबल ही रहते हैं।
तो ये तो है हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन। हर ऑफेंस के नीचे आपको ये क्लासिफिकेशन मिल जाएगी कि ऑफेंस की नेचर कैसी है। इसके अलावा ऑफेंसेस के अगर एसेंशियल्स आपके सामने रखे गए हैं तो इन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट्स भी साथ साथ प्रिस्क्राइब्ड है। अगर ये ऑफेंस किया है तो ये पनिशेबल है सिर्फ फाइन के साथ, या कोई इम्प्रिजनमेंट होगा, या डेथ पेनल्टी दी जाएगी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। आईपीसी के अंदर ब्रॉडली आपके पास अगर मैं कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट्स की बात करूं, 5 तरह की पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। नंबर 1, कैपिटल पनिशमेंट, जिसे डेथ सेंटेंस कहा जाता है। कैपिटल पनिशमेंट और डेथ सेंटेंस। सेकंड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। थर्ड, imprisonment, which can be categorized into simple और रिगरस। रिगरस के अंदर आपसे काफी काम लिया जाता है। आपने देखा होगा जेल्स के अंदर कई लोगों को दिन भर लगा दिया जाता है काम करने के लिए, 24/7 काम ही कर रहे हैं वो, 3 या 4 घंटे उनको सोने दिया जाता है। दैट इज रिगरस, कठोर। फोर्थ, फाइन। एंड फिफ्थ, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। ये 5 कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट्स हैं। अलग अलग ऑफेंस के साथ अलग अलग तरह की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करके दी हुई है, बट ब्रॉडली आपको यही 5 हेडिंग्स मिलेंगे पनिशमेंट के अंदर। इसके अलावा कोई अदर कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट आईपीसी प्रिस्क्राइब नहीं करता है। अब सबसे पहले तो ऑफेंसेस में जाने से पहले आईपीसी के कुछ जनरल एस्पेक्ट्स आप समझ लें। लिख लिया है तो मैं ऊपर कर दूं जी। यहां तक कोई डाउट हो अभी? आगे चल। ओके, पहले कुछ जनरल बातें आप आईपीसी के बारे में सीख लें। आईपीसी का नाम है इंडियन पीनल कोड। तो हमें इससे एक ऐसी परसेप्शन रिसीव होती है कि इंडिया में रह करके जो ऑफेंस हो रहा है उस पे आईपीसी लगता है। करेक्ट परसेप्शन है, बट एक सिंपल सी चीज समझे। मेरी ड्राइंग तो काफी अच्छी नहीं है, बट आई होप कुछ ढंग का बन जाए। इंडिया लग रहा है? लग ही रहा है। कहते इंडिया के किसी भी स्टेट, यूटी, किसी भी टेरिटरी के अंदर अगर कोई ऑफेंस हुआ है कहीं भी, वो ऑफेंस चाहे किसी इंडियन ने किया है या किसी फॉरेनर ने किया है,
पे आईपीसी लगेगा क्योंकि इंडिया की टेरिटरी के अंदर ऑफेंस हुआ है, तो हमारा लॉ लगेगा। बेशक वो ऑफेंस एक फॉरेनर ने किया, लेकिन इंडिया में हुआ है। एक है आईपीसी की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो है जी आईपीसी की इंटर टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। कि टेरिटरी के अंदर अगर ऑफेंस हुआ है तो हम आईपीसी लगाएंगे। एक आती है आईपीसी की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। टेरिटरी के बाहर ऑफेंस हुआ है, लेकिन फिर भी आईपीसी लग रहा है। क्यों लग रहा है? ये ऑफेंस हुआ है इंडिया की टेरिटरी के बाहर। हो सकता है किसी हाई सी पे हुआ हो, किसी शिप के अंदर हुआ हो, किसी एयरक्राफ्ट में हुआ हो, या किसी फॉरेन लैंड पे हुआ हो। इंडिया की टेरिटरी में नहीं हुआ। और आप जानते हैं इंडिया की टेरिटरी अगर मैं वाटर वाइज देखूं, इट इज एक्सटेंडेड टिल 12 नॉटिकल माइल्स। इसकी कोस्टल लाइन है इंडिया की। इंडिया के आगे जो कोस्टल लाइन चलती है, कोस्टल लाइन में अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स तक चले जाएं, वो इंडिया ही है। उसके बाद हाई सी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर किसी स्टेट का जूरिसडिक्शन नहीं है। तो मैं बात कर रही हूं, आपके 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर ऑफेंस हुआ है, मतलब वो इंडिया नहीं है, आपकी टोटली टेरिटरी के बाहर ऑफेंस हुआ है। कहते वहां आईपीसी कब लगता है? नंबर 1, offense is committed by an Indian। एक इंडियन नेशनल ने ऑफेंस किया है, प्लस नाउ ही इज फाउंड इन इंडिया, और वो ऑफेंस के बाद इंडिया में हमें मिल भी गया है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन की बात कर रही हूं कि क्योंकि मेरे अपने इंसान ने, इंडियन ने कोई ऑफेंस किया है, इंडिया के बाहर किया है, पर मेरे अपने ही बंदे ने किया है, और अब वो ऑफेंस के बाद इंडिया में मिल भी गया, कद पकड़ लो, चलाओ उसकी ट्रायल आईपीसी के अंदर। ऑफेंस मेरी टेरिटरी में नहीं हुआ, लेकिन मेरे अपने बंदे ने किया है, दिस इज वाई उसके ऊपर आईपीसी लगा रहे हैं, और उसका इंडिया में मिलना जरूरी है। या फिर दूसरा इंसिडेंट क्या हो सकता है? किसी रजिस्टर्ड इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट में कोई ऑफेंस हुआ हो, किसी ने भी किया हो, किसी रजिस्टर्ड इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट में कोई ऑफेंस हुआ है, एंड ऑफेंस बाय एनीवन, इसमें इंडियन होना जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, यहीं से निकलता है, फ्लोटिंग टेरिटरी। अगर आप किसी टेरिटरी की बात करते हैं, मैं अगर ये नाम ही आपके सामने ले दूं टेरिटरी, आपके मन में एक सीमा आ जाती है, बाउंड्री, कोई लैंड। कहते समटाइम्स टेरिटरीज आर फ्लोटिंग इन नेचर।
वो कन्फाइंड नहीं है एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर। अब हमारे कितने रजिस्टर्ड शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो तो ट्रैवल कर रहे हैं, पर क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो कहते हैं वो हमारी टेरिटरी ही है, बट इट इज अ फ्लोटिंग टेरिटरी। तो अगर हमारी फ्लोटिंग टेरिटरी के अंदर भी कोई ऑफेंस हुआ है, किसी ने भी किया हो, इंडियन ने किया है, फॉरेनर ने किया है, हमारी टेरिटरी के अंदर ऑफेंस हुआ है, तो आईपीसी लगेगा। तो दैट मीन्स आईपीसी कहां कहां लग रहा है? अगर तो इंडिया के अंदर ऑफेंस हुआ है, मतलब मेरी टेरिटरी में ऑफेंस हुआ है, तो मैं तो अपना लॉ लगाऊंगी जी, नेचुरल सी बात है। वो ऑफेंस किसी ने भी किया हो, एक फॉरेनर ये नहीं कह सकता मैं तुम्हारी कंट्री का रहने वाला ही नहीं हूं, तो तुम मेरे ऊपर आईपीसी क्यों लगा रहे हो? मेरा अपना कंट्री मेरा प्रोसिक्यूशन चलाए तो चलाए, तुमको क्या लेना देना? नो, यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस इन माय टेरिटरी, आई विल प्रोसिक्यूट यू। या फिर ऑफेंस मेरे ही इंडियन नेशनल ने किया है, तो मेरे पास ट्रायल का हक तो होना चाहिए, पर वो कब होगा? अगर ये इंसान इंडिया में मिले तब। अगर ये इंडिया में है ही नहीं, मैं किसको पकड़ूंगी और किसका ट्रायल चलाऊंगी? इंडिया में मिलना तो जरूरी है, तभी हम इसका ट्रायल चला सकते हैं। इस बार आपने देखा है कितने लोग यहां ऑफेंस करके इंडिया में भाग जाते हैं, फिर वहां जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं। बाहर के देशों में कुछ गैंगस्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया में कभी वापस ही नहीं आते, उन्हें असाइलम लिया हुआ है वहां पे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। अब जब तक वो इंडिया में वापस ही नहीं आएंगे, हम उनकी ट्रायल कैसे चलाएंगे आईपीसी के अंदर? पॉसिबल ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक सेकेंड मुझे, हेलो, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, थोड़ी सी, नहीं नहीं मत लगाना। ठीक, क्लास में हूँ, बाद में करती हूँ, क्लास में हूँ, बाद में करती हूँ। तीसरी चीज कि अगर कोई फ्लोटिंग टेरिटरी है, कोई रजिस्टर्ड इंडियन शिप है, एयरक्राफ्ट है, वहां भी अगर किसी ने ऑफेंस किया है, वो मेरा अपना इंडियन नेशनल हो या कोई फॉरेनर हो, मेरी ही टेरिटरी के अंदर ऑफेंस हुआ है, दिस इज वाई हम तो वहां आईपीसी लगाएंगे। तो आईपीसी सिर्फ वहां एप्लीकेबल नहीं है, इंडियन नाम पढ़ के कंफ्यूज ना हो कि इंडिया में ऑफेंस हुआ है तभी आईपीसी लगेगा। हो सकता है इंडिया के बाहर ऑफेंस हुआ हो, तब भी आईपीसी लग रहा है। तो ये जनरल सी बात है, इसके ऊपर समटाइम्स कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर आपका जो कॉन्सेप्ट है ये तैयार हो जाएगा। मान लीजिए एक पर्सन है, ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, वो इंडिया के अंदर आया और वो किसी पार्टी में था इन गोवा, एंड उससे किसी का वहां मर्डर कमिट हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, एंड ही स्टैब द अदर पर्सन। उसके जो रिलेटिव्स थे, उसने एक एफआईआर कटवाई गोवा के पुलिस थाने में। क्या इस साउथ अफ्रीकन नेशनल को आईपीसी के अंदर हम इंडिया में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? ऑफेंस टेरिटरी में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, मैंने एक ऑफेंस कमिट किया एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल पे। ऑफेंस क्या किया? मैंने एक छोटे बच्चे का किडनैपिंग कर लिया है जो 18 साल से नीचे है। ये इंडिया में ऑफेंस है आईपीसी के अंदर। अब मुझे ये बात बताएं, क्या मेरा ट्रायल आईपीसी के अकॉर्डिंग इंडिया में चल सकता है? चल सकता है, लेकिन कब चलेगा? इफ आई एम फाउंड इन इंडिया। जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तब तक आईपीसी मेरे ऊपर नहीं लगाया जा सकता, बट इफ आई एम फाउंड इन इंडिया, एप्रीहेंडेड इन इंडिया, अरेस्टेड इन इंडिया, फिर आईपीसी का किडनैपिंग का चार्ज लगा के मेरा ट्रायल आप चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ऑस्ट्रेलियन और एक पर्सन है यूरोपियन, इन दोनों के बीच में हाई सीज में एक झगड़ा हो जाता है ऑन अ वोयाज, एंड जिस शिप से ट्रैवल कर रहे होते हैं वो एक इंडियन शिप होती है।
और ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूरोपियन नेशनल का मर्डर कमिट कर देता है गुस्से में आके, इन अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। क्या हम इस ऑस्ट्रेलियन नेशनल के ऊपर आईपीसी लगा सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? हमारी फ्लोटिंग टेरिटरी के अंदर ये ऑफेंस हुआ है, तो हम डेफिनेटली इसको आईपीसी के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आपका कोई आंसर गलत नहीं हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन कैसे करता है? सबसे पहले तो वो क्लासिफिकेशन हमारे लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर हम छोटे मोटे और 2-3 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे और कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे आईपीसी के बारे में। अब सबसे पहले आईपीसी के चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन देखें। आईपीसी आपको 22 चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेटेड मिलता है। देयर आर टोटल 22 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस। 511 सेक्शंस हैं, 511 प्रोविजंस हैं, जिनको 22 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब ये डिवीजन कैसे किया गया है, वो डिवीजन के लिए आप एक चार्ट बना लें कि फर्स्ट डिवीजन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ताकि आपको क्लासिफिकेशन सबसे पहले पता हो आईपीसी बांटा कैसे गया है। नंबर 1, सबसे पहली सेगमेंट जो आपको मिलती है दैट इज द जूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर है। जूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी, आईपीसी लगता कहां कहां है। सेकेंडली, जनरल एक्सप्लेनेशंस, कुछ वर्ड्स हैं उनको जनरली डिफाइन किया गया है, जनरल एक्सप्लेनेशंस या जनरल डेफिनेशंस। थर्ड, चैप्टर ऑन पनिशमेंट्स, पनिशमेंट्स कौन कौन सी होंगी, कैलकुलेट कैसे करेंगे। फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल एक्सेप्शंस विच इज एप्लीकेबल ऑन एवरी ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरी ड्रिंक के अंदर शराब मिला दी या कोई ड्रग मिला दी और मुझे पिला दिया, और अब मुझे प्रोवोक किया जा रहा है, मैंने इसमें किसी का मर्डर कमिट कर दिया है, किसी का ग्रीवियस हर्ट कमिट कर दिया, मुझे सजा नहीं हो सकती। क्यों? मेरी इंटेंशन ही नहीं थी। शराब मैंने अपने आप तो पी नहीं, नशा मैंने अपने आप तो किया नहीं, आपने ऐसा किया मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का मर्डर किया, क्यों किया? जज साहब ने पूछा, सर प्राइवेट डिफेंस में किया, ये इंसान चाकू लेके मुझे मारने के लिए आ रहा था, तो मेरे पास पिस्टल थी, मैंने इसको शूट कर दिया, इसके हाथ में चाकू था, स्टैब कर देता मुझे, तो ये सजा नहीं हो सकती। एक बच्चा है 7 साल से छोटा है, वो अपने पापा के साथ बैठ के रोज क्राइम पेट्रोल देखता था, तो उसने ऐसे एक सीन देखा, एक छोटा बच्चा, उसने किचन से एक चाकू उठाया और अपनी मदर को स्टैब कर दिया। बच्चा है, उसके पास कोई मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसको बड़ी फैसिनेटिंग चीज लगी, उसने रात को सेम हरकत कर दी अपनी मदर के साथ, उसको आप जेल में थोड़ी डाल दोगे। 7 साल छोटा बच्चा है, उसमें ना कोई मेच्योरिटी है ना अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी ही फैसिनेटिंग वर्ल्ड में जी रहा है वो। तो ये जनरल एक्सेप्शन है, नाम से क्लियर है, एक्सेप्शन मतलब आपको एक्विट कर दिया जाएगा, आपको जेल में नहीं डालेंगे, और ये जनरल एक्सेप्शंस हैं, हर तरह के ऑफेंस के साथ अटैच हो जाएगी। वो क्या क्या है हम उसको बाद में आगे जाकर के देखेंगे। नेक्स्ट, चैप्टर ऑन अबेटमेंट, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर और अपने आप में ऑफेंस है, किसी को उकसाना, अबेट करना, अबेटमेंट का मतलब ही उकसाना है, वो भी अपने आप में आईपीसी में एक ऑफेंस है। मान लो मैंने मर्डर नहीं किया, लेकिन आपको मर्डर करने के लिए उकसाया है,
तो अगर मर्डर बेशक आपने किया है, इट इज एज इफ मर्डर मैंने भी किया है, क्योंकि मैंने उकसाया है। अबेटमेंट का पूरा एक अलग चैप्टर है। नेक्स्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई ऑफेंस करने का अगर कॉन्स्पिरेशन करे, कोई कि आपस में मिलकर के एक अग्रीमेंट बना ले, ऐसा ऐसा प्लानिंग करे, उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। मीटिंग ऑफ माइंड्स टू कमिट एन ऑफेंस। ये अपने आप में एक अलग ऑफेंस है, इसका पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, सरकार के अगेंस्ट अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, जो अब बड़ा ही एक पॉपुलर ऑफेंस है, आप सब जानते हैं, सेडिशन, सेक्शन 124 है। हर बार 124 का चार्ज लगा दिया जाता है जर्नलिस्ट के ऊपर। फार्म लॉज का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी 124 लगाया गया था। नेक्स्ट, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। Offenses relating to Army, Navy and Air Force. Next, offenses against public tranquility. Tranquility means peace. Public tranquility, offenses against public tranquility। इसके अंदर आपने सुने होंगे ये offenses, राइट्स हो गए, दंगे हो गए, अनलॉफुल असेंबलीज कलेक्टेड हैं हर जगह, तो इस तरह के ऑफेंसेस चैप्टर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफेंस किया है या पब्लिक सर्वेंट के रिलेशन में कोई ऑफेंस हुआ है। ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। नेक्स्ट, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। आपने ब्राइबरी दी है, इलेक्शंस के अंदर कोई इलीगल मींस यूज किए हैं, दंगे करवाए हैं, किसी को इम्पर्सोनेट करके आपने वोटें डलवा दी हैं, इलेक्शन से जुड़े हुए ऑफेंसेस। नेक्स्ट, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को अगर आप डिसओबे करेंगे उसको कंटेम्प्ट कहा जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट का कोई ऑर्डर है, आपने उसे डिसओबे किया है, मतलब कंटेम्प्ट किया है। कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। नेक्स्ट, ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। कोर्ट के अंदर झूठी गवाही दी है या कोई एविडेंस फैब्रिकेट करके आप लेके आए हैं कोर्ट में, ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। नेक्स्ट, offenses relating to coin and government stamps। coin का मतलब यहां करेंसी है। offenses relating to coin and government stamps, आपने इसके लिए एक वर्ड सुना होगा, काउंटरफीट करेंसी। सारे offenses के अंदर आते हैं। नकली करेंसी बनाई है आपने। of offenses relating to coin and government stamps। नेक्स्ट, offenses relating to weights and measures। ये जो फॉल्स वेट किया जाता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ऑफ वेइंग, आप देखते हैं ना छोटी छोटी दुकानों पे भी समटाइम नीचे एक वो मैग्नेट लगा देते हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर ऐसा चलता है कि वेट ज्यादा दिख रहा है लेकिन है नहीं सामान उतना, तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स। नेक्स्ट, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ। ये ऑफेंसेस के चार्जेस कोरोना टाइम में बहुत बने हैं। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, इसके अंदर ये सारे पब्लिक न्यूसेंस, डिजीज को फैलाना, मास्क ना पहनना, ये सारे ऑफेंसेस के अंदर फॉल कर जाते हैं। पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी एंड मोरालिटी, जैसे कोई ऑब्सीन आर्टिकल्स बेचना, ऑब्सीन किताबें बेचना,
ऑब्सीन सॉन्ग्स का पिक्चराइजेशन करना, ऑब्सीन एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे चलाना, ये सारे ऑफेंसेस इसके अंदर आ जाते हैं. पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी एंड मोरालिटी. नेक्स्ट, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन. दो रिलीजियस ग्रुप्स में लड़ाइयां करवाना, भड़काना, दंगे करवाना, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन. इसी के अंदर ही वो आपकी धारा है जो आप सुनते हैं 295, आना है ना मूसे वाले का. 295 इसी चैप्टर के अंदर की एक प्रोविजन है, दैट ब्रिंगिंग एनिमिटी between religious groups, creating disturbance between religious groups, promoting enmity amongst them. So this is offenses relating to religion. Next, offenses affecting human body. ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर ये सारे ग्रीवियस हर्ट, एसिड अटैक, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, आपका रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस, बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हो रहे, कॉजिंग मिसकैरेज, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट, जब इसके भी आप फर्दर क्लासिफिकेशंस लिख लें बच्चे अगेंस्ट बॉडी, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही यही है. इसकी सब क्लासिफिकेशंस कैसे बनाई गई हैं अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट, अफेक्टिंग लाइफ, कि आप किसी की जान ही ले रहे हो, ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ. देन नेक्स्ट, कॉजिंग मिसकैरेज और इंजरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड, कॉजिंग मिसकैरेज or injuries to unborn child. Third, of hurt, HURT, किसी को बॉडीली नुकसान पहुंचा रहे हैं, डेथ कॉज नहीं कर रहे हैं, लाइफ नहीं ले रहे हैं किसी की, बट नुकसान पहुंचा रहे हैं, कॉजिंग हर्ट. नेक्स्ट, wrongful restraint and wrongful confinement, आपने किसी को बंद करके रख दिया एक जगह, उसको जाने नहीं दे रहे हैं कहीं, ये भी बॉडी के अगेंस्ट ही ऑफेंस है. उसको चलने फिरने नहीं दे रहे, बंद कर दिया एक जगह पे, wrongful restraint and wrongful confinement. Next, kidnapping, abduction, slavery, forced labor. Kidnapping, abduction, slavery, forced labor. Next, sexual offenses. Last, unnatural offenses, जिसके अंदर अभी अभी आप जानते हैं सेक्शन 377 आईपीसी, उसको पार्शली स्ट्रक डाउन किया गया है ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो पहले अननेचुरल ऑफेंसेस का पार्ट होता था, अब नहीं है. तो ये सब कैटेगरीज है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट चैप्टर, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. अब बॉडी के अगेंस्ट नहीं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ ऑफेंसेस हो रहे हैं. बॉडी के अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पूरे आईपीसी की बनती है, दैट इज दिस ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. इसकी भी सब क्लासिफिकेशंस लिखे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कौन से ऑफेंसेस हमारे पास आईपीसी के अंदर है. नंबर 1, थेफ्ट. नंबर 2, रॉबरी एंड डेकॉइटी, जिसको आप हिंदी में डकैती बोलते हैं, उसे इंग्लिश में डेकॉइटी कहा जाता है आईपीसी की लैंग्वेज में, डेकॉइटी. नेक्स्ट, ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल misappropriation of property. Next, criminal breach of trust. Next, receiving stolen property.
चोरी का माल अगर आप रिसीव भी करते हैं वो भी ऑफेंस है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चीटिंग, जिसको आप 420 का पर्चा बोलते हो, चीटिंग। नेक्स्ट मिसचिफ, किसी की प्रॉपर्टी के साथ कोई तोड़ फोड़ करना, मिसचीफ। नेक्स्ट क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, क्रिमिनल ट्रेसपास। नेक्स्ट चैप्टर अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, offenses relating to documents and property marks, offenses relating to documents and property marks। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ऑफेंस आता है फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट फॉर्ज करना। ये रियल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मैंने फॉर्ज कर दिया, नकली डॉक्यूमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफेंस तो इस चैप्टर के अंदर यही है। या फिर इसके अलावा हम देखते हैं फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स ही गलत बनाए हुए हैं सीए साहब ने, क्यों? कोई फ्रॉड करना था, चीटिंग करनी थी। ये जो चैप्टर है ये डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़े हुए ऑफेंसेस की बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ऑफेंस फॉर्जरी का ऑफेंस ही है। नेक्स्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस, अलग चैप्टर है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, आप किसी की एम्प्लॉयमेंट में थे, आपने उस सर्विस, उस एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है किसी क्रिमिनल इंटेंशन से, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, मैरिज से जुड़े हुए ऑफेंसेस। आप किसी को भगा के ले गए, आप किसी की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, एडल्ट्री का ऑफेंस, एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं, बाइगमी का ऑफेंस, ये सारे ऑफेंसेस मैरिज के साथ जुड़े हुए, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। नेक्स्ट एक नया चैप्टर ऐड किया गया था, चैप्टर 20A के नाम से, क्रूअलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। इसको आपने सुना भी होगा, ये चार्जेस बड़े कॉमनली यूज होते हैं। 498 लगा दिया जी, 498A कि मेरे साथ मारपीट हुई है, लड़कियां लगाती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। सो क्रूअलिटी बाय हस्बैंड और बाय रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, ये अपने आप में अलग चैप्टर है, अलग ऑफेंस है। क्रूअलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ डेफमेशन, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं आप, डिफेम कर रहे हैं, उसकी रेप्यूटेशन को इंजरी पहुंचा रहे हैं, डेफमेशन, डिफेम से डेफमेशन। याद रखना जी, डेफमेशन एक टॉर्ट भी है और डेफमेशन एक ऑफेंस भी है। आपने टॉर्ट्स के अंदर पढ़ा होगा, डेफमेशन एक टॉर्शियस लाइबिलिटी भी इन्वोक करता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी इन्वोक करता है। नेक्स्ट क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को डराना धमकाना, इंटिमिडेट करना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोयंस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोयंस। एंड लास्ट चैप्टर आता है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अपने आप में अलग चैप्टर है जिसके अंदर एक ही सेक्शन है, 511, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। किसी ऑफेंस को करने की अगर कोशिश भी कर रहे हो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। टोटल आई थिंक 23 पार्ट्स हो गए, आपने लिखा है पता नहीं साथ में, 23 आपके नहीं, 23 से आपने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया होगा। 23 आपके चैप्टर्स हैं जिसके अंदर 511 आपको सेक्शंस मिल रहे हैं। आई थिंक previously I skipped attempt का chapter, this is why I said 22 chapters, there are 23 chapters, last chapter is dealing with attempts to commit an offense। तो इस तरीके से
आईपीसी का क्लासिफिकेशन आपको मिलता है। अब इस क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, जो टेरिटोरियल पार्ट है कि आईपीसी लगता कहां कहां है। अब जरा बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जनरल एक्सप्लेनेशंस। इसके अंदर आपको छोटे छोटे वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को जनरली डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ आईपीसी। इसके अंदर सिर्फ हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिकअप करेंगे, बिकॉज ये डेफिनेशन तो स्टार्ट हो जाता है सेक्शन नंबर 6 से और ये चलता है टिल सेक्शन नंबर 52A। काफी सारे वर्ड्स इसके अंदर डिफाइंड हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के डेफिनेशन देखेंगे यहां। सबसे पहला डेफिनेशन, वर्ड जेंडर। जेंडर को कैसे डिफाइन कर रहा है आईपीसी? चैप्टर नंबर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंदर हाउ इज द वर्ड जेंडर बीन एक्सप्लेन्ड। कहते जब भी आपको आईपीसी के अंदर वर्ड ही मिलता है, कहते ही के अंदर शी इंक्लूडेड होता है। ये बहुत सारे लॉज के अंदर हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। लॉज समटाइम्स मेल सेंस में लिखे जाते हैं, ही इज सेट टू कमिट एन ऑफेंस, तो उसका मतलब शी भी है उसके अंदर, लिखा ही की तरह जाता है लेकिन उसके अंदर शी भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिखा है व्हेन अ मैन और अ मेल, फिर उसके अंदर विमेन या फीमेल इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर तो ही लिखा है उसके अंदर शी इंक्लूडेड है, लेकिन अगर मैन या मेल लिखा है उसके अंदर वुमेन या फीमेल इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंक्लूडेड है तो फिर स्पेसिफिकली लिखा गया होगा एनी मैन और वुमेन, मेल और फीमेल, ऐसा लिखा गया होगा। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर मैन का मतलब सिर्फ मैन ही है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है रेप का ऑफेंस, वो स्टार्ट ही ऐसे होता है, अ मैन इज सेट टू कमिट अ रेप, तो उसके अंदर वुमेन इंक्लूडेड नहीं है, फीमेल इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह ही लिखा है तो उसके अंदर फिर वर्ड शी भी आ जाएगा। दिस इज हाउ द वर्ड जेंडर इज एक्सप्लेन्ड इन द जनरल एक्सप्लेनेशंस ऑफ आईपीसी। इसके अंदर कोई डाउट हो? आगे देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द जनरल एक्सप्लेनेशंस, वर्ड पर्सन। आपने पर्सन को कैसे इंटरप्रेट करना है व्हाइल रीडिंग आईपीसी? कहते पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन तो आएगा ही आएगा, ऑल ऑफ अस ह्यूमन बीइंग्स। उसके अंदर जूरिस्टिक पर्सन्स भी आएंगे, जिनको आप आर्टिफिशियल पर्सन्स बोलते हो, लाइक कंपनी, एसोसिएशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन तो आएगा ही आएगा, आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स या जूरिस्टिक पर्सनालिटीज भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज और एसोसिएशंस। So person as regards IPC means a natural person plus company or any other association. Then how is the word judge being interpreted in IPC? पहली हमने डेफिनेशन जेंडर की देखी, दूसरी पर्सन की देखी, तीसरा जज। जज को कैसे डिफाइन करता है आईपीसी? जज का मतलब वो है नंबर 1 जो किसी ट्रायल में एविडेंस लेता है ऑन ओथ, आपको ओथ दिलवा के फिर एविडेंस लेता है। आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, वो कहते हैं जी गीता लाई जाती है, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। बेटा मूवी के अंदर जिस तरीके से ट्रायल्स दिखाई जाती हैं, एक्चुअल ट्रायल्स वैसे नहीं चलती, वो थोड़ी फैब्रिकेटेड होती है, उसमें मिर्च मसाला लगा होता है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि ओथ गीता पे दिलवाई जाए, ये सिर्फ मूवीज में आपको दिखाया जाता है।
ओथ का मतलब एज पर ओथ्स एक्ट मीन्स अ solemn affirmation that whatever I speak will be true to my conscience. ये ओथ का मतलब है. दिस इज वाई सोच के चले, मान लीजिए आई एम मोहम्मदन, मैं हिंदुज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मुझे पसंद ही नहीं है वो धर्म. आप मेरे सामने गीता की किताब ले आए, मैंने झूठी कसम खा के फॉल्स एविडेंस दे दिया. अब आईपीसी कहता है अगर आप फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ देते हैं तो आपको तो प्रोसिक्यूशन चलाएंगे. मैंने अभी आपको एक चैप्टर के अंदर लिखवाया ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस. तो सर मेरे लिए तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैंने क्या झूठा एविडेंस दिया, मेरे लिए गीता को महत्व ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं उसको कोई सोलम कोई होली बुक भी है. मेरे लिए तो एक ही होली किताब है कुरान. आपने कहा मुझे उसकी ओथ दिलवाई है. एक ऐसा पर्सन जो एथीस्ट है वो तो किसी भगवान में ही नहीं मानता, तो किसी होली बुक में क्या विश्वास रखेगा. तो वो तो आगे कह देगा सर मेरे लिए तो ये सोलम एफर्मेशन थी ही नहीं, आपने कुरान की किताब रख दी, आपने बाइबल की रख दी, मैं तो किसी को भी नहीं मानता, तो किस बात का फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ, मेरे लिए तो ये सोलम एफर्मेशन ही नहीं है. दिस इज वाई ओथ का मतलब इन रियलिटी एज पर ओथ्स एक्ट इज यू आर solemnly affirming that as per your belief whatever you are speaking out of your mouth is a true fact. ये ओथ है. तो अगर वो बाद में गलत निकला हम आपका प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस चलाएंगे, जिसको 193 की प्रोसीडिंग कहा जाता है, 193 आईपीसी, गिविंग फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ. तो कहते जज का मतलब वो है नंबर 1 जो एविडेंस लेगा कोर्ट में ऑन ओथ. जितने एविडेंसेस चलते हैं कोर्ट में ऑन ओथ होते हैं. तो ये बोलते हैं ना, जज साहब पहले ही वार्न कर देते हैं कोर्ट में झूठ मत बोलना, क्योंकि हर चीज ऑन ओथ मानी जाएगी. अगर झूठ बोला तो तुम्हारा 193 का ट्रायल चला दूंगा मैं, गिविंग फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ. और आप सोच नहीं पाएंगे इसकी सजा कितनी है, 7 साल की सजा है. अगर आप कोर्ट में झूठ बोलते हैं मतलब आपने ओथ पे झूठ बोला है. आप जो भी कोर्ट में बोल रहे हैं ऐसा मान लिया जाता है वो ऑन ओथ है, कोई गीता या कोई किताब नहीं लाई जाती. समटाइम्स जज साहब को वार्न भी नहीं करते. अब ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसा एक ऑफेंस है, अगर आप कोर्ट में झूठ बोलोगे मतलब आपने ओथ पे झूठ बोला है, उसका ऑफेंस है 193 आईपीसी के अंदर. 7 साल की सजा दे सकता है आपको जज साहब. इसको इंग्लैंड के अंदर बोलते हैं परजरी, हम इसे बोलते हैं गिविंग फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ, उसे परजरी कहा जाता है. और इंग्लैंड के अंदर भी आई थिंक 7 से 10 साल की सजा है. आपने वो देखी है सीरीज नेटफ्लिक्स पे सूट्स, सूट्स देखिए, तो उसके अंदर भी परजरी की बातें बहुत होती हैं. आई विल नॉट परजर माई सेल्फ, क्योंकि पता है 7 साल की सजा हो जानी है. कहते मैं ओथ पे झूठ नहीं बोलूंगा. बड़ा हीनियस ऑफेंस माना जाता है ये, कि आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं झूठ बोल के. तो नंबर 1 जज का मतलब है ऐसा पर्सन जो एविडेंस ले रहा है ऑन ओथ. क्योंकि देखो ऐसा लिखना क्यों जरूरी था. आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, आप मेरे पास आए, मैम रिजोल्व करा दो आप. मैंने कहा ठीक है, तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ, बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि इसने तुम्हारे साथ गलत किया. अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है इसने तुम्हारे साथ गलत किया. मैं भी तो एविडेंस ही ले रही हूं, मैं जज थोड़ी हूं. जज तो मैं तब बनूंगी जब मैं एविडेंस ओथ पे लूंगी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर. दिस इज वाई लिखना बहुत जरूरी था. द वन हु टेक्स एविडेंस ऑन ओथ वो जज है. वैसे तो गांव के अंदर पंचायत लगती है तो सरपंच साहब भी तो एविडेंस लेते हैं दोनों पार्टी से, तो जज थोड़ी है. ऑन ओथ जो पर्सन एविडेंस लेगा वो जज होगा नंबर 1. लॉयर कभी ओथ नहीं लेता बच्चा. लॉयर सिर्फ आपके पक्ष को कोर्ट के सामने रखता है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके क्लाइंट ने झूठ बोला भी है, क्लाइंट के ऊपर 193 लगेगा, वकील के ऊपर 193 नहीं लगेगा. कि एक्चुअल में जो ओथ दिलवाई जाती है वो क्लाइंट को दिलवाई जाती है, वकील को कभी ओथ नहीं दिलवाई जाती. वो तो मियरली आपका रिप्रेजेंटेटिव है जो आपको लीगली रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कटघरे में जब भी बुलाया जाता है, कभी देखा आपने किसी वकील साहब को कटघरे में खड़ा किया? नो, क्लाइंट को खड़ा किया जाता है, उसको ओथ दिलवाई जाती है. उसके बाद अगर आपने झूठ बोला है दैट मींस यू हैव कमिटेड परजरी. कभी भी वकील को ओथ नहीं दिलवाई जा सकती. देखो उसका एक कारण है बच्चे, अगर आप वकीलों को भी ओथ दिलवाने लग जाएंगे ये तो पूरा प्रोफेशन ही फेल हो जाएगा. क्योंकि प्रोफेशन टिका हुआ झूठ में, हमें तो बोलने ही झूठ है जिंदगी भर मैक्सिमम टाइम्स. तो
हमारा तो पूरा प्रोफेशन ही फेल हो जाएगा। फिर तो इस हिसाब से हर दूसरे वकील के ऊपर हर दूसरे दिन 193 आईपीसी लगा होगा, गिविंग फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ। उसने काम ही यही करना है जिंदगी भर, और एक दिन में ही 10-10 193 लगा के बैठा होगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो तो। जैसे भाई वकील साहब को कभी ओथ नहीं दिलवाई जाती, क्लाइंट को ओथ दिलवाई जाती है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज दिस, गिविंग एविडेंस ऑन ओथ। सेकेंडली, the one who passes a definitive judgment, जो एक डेफिनेट जजमेंट पास कर सकता है कि मेरी तरफ से जजमेंट है, फुल एंड फाइनल है। जॉली एलएलबी देखिए ना, तो कहते हैं जज साहब गलत कर रहे हो, आपको पता है मैं आपकी इस जजमेंट को आगे चैलेंज करूंगा हाई कोर्ट में, 2 मिनट में रिवर्स हो जाएगी जजमेंट, जजमेंट ही गलत है आपकी। मैंने अपनी कोर्ट में जजमेंट दे दी है, आप आगे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, मैंने अपनी डेफिनेटिव जजमेंट दे दी है, मतलब वो जज है। हो सकता है वो जजमेंट आगे जाके रिवर्स हो जाए, अपील में, रिवीजन में, रिव्यू में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो एक बार जजमेंट सुनाई है वो तो फाइनल है ना। 2 क्राइटेरिया है आईपीसी के अंदर जज के लिए, द वन हु टेक्स एविडेंस ऑन ओथ, एंड नंबर 2, द वन हु कैन पास अ डेफिनेटिव जजमेंट। उसे जज कहा जाता है आईपीसी की लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है जी ये दोनों क्राइटेरियाज? ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, अब ये कुछ वर्ड्स हैं बच्चे जो इकट्ठे अपीयर होते हैं, और ये वर्ड्स आपको ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए ऑफेंस के एसेंशियल में मिलेंगे। नंबर 1, wrongful gain, wrongful loss, wrongful gain, wrongful loss। सेकंड, डिसऑनेस्टली, फिर इकट्ठा समझाऊंगी इसको मैं, डिसऑनेस्टली। एंड नंबर 3, फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रॉड्यूलेंटली। अब जरा समझें इसको। सबसे पहले डिसऑनेस्टली को समझें। कहते डिसऑनेस्टली का मतलब आपकी एक इंटेंशन है विच इज डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है, आप सच्चे नहीं है, और वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप कर क्या रहे हैं, किसी को कोई रॉन्गफुल लॉस पहुंचा के अपना रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं। रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन ऑटोमेटिकली डिसऑनेस्टली के साथ ही जुड़ गया। डिसऑनेस्टली का मतलब एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मंशा है, जिसका रिजल्ट क्या है, मुझे शायद रॉन्गफुल गेन हो रहा है, आपको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। मैंने सिंप्लिसिटर गेन या लॉस यूज नहीं किया, मैंने कहा रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, मतलब ये राइट इन लॉ नहीं है। नफा नुकसान, गेन या लॉस लॉ की नजरों में ठीक नहीं है, और अगर आप ये कर रहे हैं मतलब आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। लाइकवाइज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन को कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे अगर मैं रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन पढ़ूं आपके लिए, रॉन्गफुल गेन इज द गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। या आपने कुछ गेन तो किया है, किस टर्म्स में किया है, प्रॉपर्टी के टर्म्स में, और वो गेन किया कैसे है, अनलॉफुल मीन्स से, लॉफुल नहीं थे, और वो जो प्रॉपर्टी आपके पास आई है गेन के फॉर्म में, आप लीगली इंटाइटल्ड नहीं है उस प्रॉपर्टी के लिए, मतलब कोई गलत काम करके आपने प्रॉपर्टी अपने पास ले ली है। अगर आप देखें इसको हर प्रॉपर्टी ऑफेंस के साथ जोड़ के देखो, थेफ्ट, चोरी की है, अनलॉफुल मीन्स है, प्रॉपर्टी का गेन हुआ है, मैं उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं हूं, कोई और है। एक्सटॉर्शन, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने आपको डरा धमका के प्रॉपर्टी हथिया ली है, मतलब अनलॉफुल मीन्स थे, मैं उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं हूं, लेकिन मुझे एक रॉन्गफुल गेन हुआ है। लाइकवाइज रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी में घुस गई, प्रॉपर्टी हथिया ली है मैंने, मेरी प्रॉपर्टी है नहीं, आई एम नॉट लीगली एंटाइटल्ड, अनलॉफुल मीन्स है, एंड
जो प्रॉपर्टी मुझे मिली है उसके लिए मैं लीगली एंटाइटल्ड नहीं हूं। ये जो 3 वर्ड्स है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्टली, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और हर तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के एसेंशियल में आपको पक्का मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफेंसेस वो स्टार्ट ही ऐसे होता है, whoever by dishonest intention, वो स्टार्ट ही ऐसे होगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब कोई रॉन्गफुल लॉस या गेन हुआ है। रॉन्गफुल लॉस या गेन की डेफिनेशन आप लिखना चाहें लिख लें जी। इनफैक्ट पहले डिसऑनेस्टली की लिख लें। डिसऑनेस्टली, whoever does anything, whoever does anything with the intention, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. The intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Is said to do that thing dishonestly. wrongful gain का definition भी लिख लें। wrongful gain is the gain. Wrongful gain is the gain by unlawful means of property. By unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. Which the person gaining is not legally entitled. बस wrongful loss के अंदर जहां जहां गेन है वहां लॉस आ जाएगा। कैसे? wrongful loss is the loss, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है ऊपर वाली। wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing is legally entitled. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली के बाद। देखिए फ्रॉड वर्ड इनफैक्ट आईपीसी के अंदर तो बड़ा ही लिमिटेड सेंस के अंदर डिफाइंड है। इसका बड़ा ही और बेटर डेफिनेशन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी मिल जाता है। जो जो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे पढ़ चुके हैं, हमने सेक्शन नंबर 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस किया था और वहां जब मैं फ्रॉड का एलिमेंट आपके साथ डिस्कस कर रही थी, बार बार मैंने एक ही वर्ड पे स्ट्रेस दिया था, इंटेंशन टू डिफ्रॉड वो फ्रॉड है। इंटेंशन टू डिसीव इज फ्रॉड, डिसेप्शन इज फ्रॉड। धोखाधड़ी करने की इंटेंशन से अगर आप कोई काम करते हैं मतलब आपने वो काम फ्रॉडुलेंटली किया है। यही टैगलाइन आपको इस डेफिनेशन में भी मिलती है, इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू डिफ्रॉड मींस यू हैव कमिटेड दैट एक्ट फ्रॉडुलेंटली। दिस इज व्हाई अगर आप फ्रॉड करेंगे मतलब नेचुरल सी बात है, जनरली प्रॉपर्टी से या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस में आपको ये वर्ड अपीयर होता हुआ मिलेगा। तो फ्रॉडुलेंटली इज नथिंग बट एनी एक्ट कमिटेड विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, इंटेंशन टू डिसीव, तो उसे फ्रॉडुलेंटली कहा जाता है। नेक्स्ट, एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन यहां दे रखी है। कहते अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन बेशक आपके पास नहीं है, कैसे?
मान लीजिए एक हस्बैंड है, उसके पास एक प्रॉपर्टी आई थी, लेकिन उसने ये प्रॉपर्टी वाइफ को संभालने के लिए दे दी। या ये पर्सन है एच, इसने ये प्रॉपर्टी अपने क्लर्क को संभालने के लिए दे दी, या इसने ये प्रॉपर्टी अपने सर्वेंट के पोजेशन में दे दी। अब अगर आप देखें इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल फिजिकल पोजेशन, फिजिकली प्रॉपर्टी किसके पास है, वो है या वाइफ या क्लर्क या सर्वेंट। कहते बेशक इसके पास प्रॉपर्टी का एक्चुअल फिजिकल पोजेशन नहीं है, लेकिन हम मान करके चलेंगे कि एच का कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जरूर है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स you have a power to exercise control over the property through others. अगर आप ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ में देखते हैं, एक्चुअली पोजेस कर रही हूं मैं इस प्रॉपर्टी को, मतलब इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल फिजिकल पोजेशन मेरे पास है, बट ये प्रॉपर्टी एक्चुअली मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दिस बिलोंग्स टू दिस अकेडमी। तो इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्टिव पोजेशन किसके पास है, अकेडमी के पास। तो हो सकता है एक प्रॉपर्टी का एक्चुअल फिजिकल पोजेशन किसी और के पास हो, लेकिन देयर इज अनदर पर्सन हु इज हैविंग अ कंट्रोल ओवर दिस प्रॉपर्टी, जो कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहा है किसी तरीके से। क्यों, इसकी कैपेसिटी ऐसी है, ये इसकी वाइफ है या इसके लिए काम करने वाले लोग हैं, इनका मास्टर है, प्रिंसिपल है। तो सर्वेंट के पास अगर प्रॉपर्टी है, हम तो मान करके चलेंगे वो आपके पास है, सर्वेंट के पास नहीं है। हम पढ़ते हैं ना, एक्ट ऑफ द एजेंट, एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, वही चीज है। बेशक आपके सर्वेंट के पास आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी मान करके चलेंगे। आपकी वाइफ के पास प्रॉपर्टी पड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी मान करके चलेंगे। मान लो एक ऑफेंस हुआ, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। हस्बैंड को पुलिस पकड़ने के लिए आई, मेरे पास कहां है प्रॉपर्टी, वो तो मेरे सर्वेंट ने ऑफेंस किया है। सर्वेंट के पास गए, एच ने तो मुझे प्रॉपर्टी दी थी, बेशक इसका एक्चुअल फिजिकल पोजेशन मेरे पास है, इन्होंने कहा संभालने के लिए रख लो, मुझे क्या पता स्टोलन प्रॉपर्टी है, इन्होंने तो जो मुझे डायरेक्शन दी मैं तो काम करना ही करना है। तो एक्चुअल में फिर पनिशमेंट किसको होगी ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, एच को। तो बेशक प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी और के पास हो, लेकिन अगर आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर थ्रू कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, इट इज एज इफ you have possessed this property and not these persons. ये भी जनरल एक्सप्लेनेशन के अंदर डालना बहुत जरूरी था, स्पेसिफिकली फॉर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। तो इसका मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के बताती हूं। When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person gone H, it is in that person's possession, that person's possession H, within the meaning of this code. इस कोड के मीनिंग के अंदर, इस कोड की इंटरप्रिटेशन के अंदर, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास है और ये प्रॉपर्टी आपके लिए संभाल के रख रहे हैं, तो इट इज एज इफ यू पोजेस दिस प्रॉपर्टी, नॉट देम। क्लियर है जी? तो ये प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस को समझने के लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अभी हम जितनी भी जनरल एक्सप्लेनेशंस देख रहे हैं बच्चे, वो जनरल बातें हैं, ताकि जब मैं आईपीसी की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करूं, आप इस बैकग्राउंड के साथ समझे उस टर्मिनोलॉजी को। उस ऑफेंसेस को समझने के लिए पहले जनरल बातें सीखना बहुत जरूरी है आईपीसी के लिए। जैसे अब अगर मैं कहूं कैट कैसे लिखना है, जब तक CAT लिखना नहीं जानेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कैट कैसे लिखना है। तो कैट लिखने के प्रोसेस को पहले हम CAT के थ्रू समझ रहे हैं। तो पहले मैं आपको अल्फाबेट सिखा रही हूं, फिर मैं बताऊंगी कैट कैसे लिखना है। मैम अगर कोई सर्वेंट मतलब चोरी का सामान उसके मतलब ऑनर है उसके घर पे रखी है, देखो फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी सर्वेंट लेकर के आया है, या तो इसी के पास पड़ी है प्रॉपर्टी। सर्वेंट कल को ये कहते सर मेरी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो एच की प्रॉपर्टी है, तो फिर एच को प्रूव करना पड़ेगा दैट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट बीन हेल्ड बाय माय सर्वेंट ऑन माय अकाउंट, आई हैव नेवर गिवन हिम परमिशन। कहां से आई ये प्रॉपर्टी? मैं तो अपनी हर परमिशन राइटिंग में देता था, कहां है राइटिंग बताओ, या ओरली देता था, है कोई कॉल रिकॉर्डिंग? नहीं है, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन मान लो चोरी करके इसी घर पे इम्प्लांट करके चला गया,
तो रादर ये प्रोसिक्यूट होगा किसके लिए, ऑफ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठा एविडेंस बना दिया आपने, नहीं नहीं मैं थोड़ी चोरी करके लाया हूं, इन्होंने चोरी की थी तभी इनके घर से सामान निकला है, यू हैव फैब्रिकेटेड अ फॉल्स एविडेंस, तो इसकी भी अपनी एक पनिशमेंट है। विल तो आप सब समझते हैं, व्हाट इज अ विल, एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टीज इस तरीके से डिवॉल्व हो जाए। विल वर्ड को क्यों डिफाइन किया गया, फॉर्जरी के ऑफेंसेस के लिए, बिकॉज जनरली विल्स ही होती है जिनको आप फॉर्ज करते हैं मरने के बाद। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ एक्सप्लेनेशन है, रीजन टू बिलीव, ये बहुत सारे ऑफेंसेस के अंदर आपको मिलता है, रीजन टू बिलीव ये फ्रेज यूज किया जाता है, और इसको समझने के लिए एक ऑफेंस जिसको मैं यहां अटैच करके आपको बड़े इजीली समझा सकती हूं, इज रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी ओनली। कैसे, समटाइम्स एक्यूज ये प्लीड करता है, सर मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी टू रिसीव अ स्टोलन प्रॉपर्टी, मैं तो रखना ही नहीं चाहता चोरी का माल अपने घर में, सर मेरी नॉलेज भी नहीं थी तो चोरी का माल है, मैं तो बाजार में गया, मुझे सामान अच्छा लगा, मैं ले आया। जनरली मेंजरिया कैसे बनता है, इंटेंशन से या नॉलेज से, मंशा इंटेंशन, नॉलेज मुझे पता था, वो अलग अलग चीजें हैं, इंटेंशन और नॉलेज सेम नहीं होता है। मैंने इंटेंशनली काम किया, मेरी मंशा थी, मैंने कहा आई वॉज हैविंग द इंटेंशन टू कमिट अ मर्डर, मेरी मंशा थी उस इंसान को मारना, मैंने मार दिया। और आई विद द नॉलेज दैट दिस एक्ट विल कॉज मर्डर आई कमिटेड अ मर्डर, मेरी मंशा नहीं थी मारना लेकिन नॉलेज तो थी ना। अब आप ये कहें मैं इस इंसान को मारना नहीं चाहता था, जज साहब कहेंगे तुमने मारा किससे, सर एक चाकू था बड़ा, बहुत बड़ा सा और बड़ा शार्पली एज्ड। जज साहब बोलेंगे मारा कहां, मैंने कहा सर चेस्ट में स्टैब किया था। तो जज साहब क्या कहेंगे, बेशक तुम्हारी मंशा नहीं थी मारने की, नॉलेज तो है ना कितना शार्पली एज्ड वेपन तुम चेस्ट में घुसाओगे, नेचुरल सी बात है वो डायरेक्टली हार्ट पे जाएगा, वो हार्ट में से ब्लीडिंग होगी तो इंसान मर जाएगा ओवर ब्लीडिंग की वजह से। मंशा बेशक नहीं थी, नॉलेज तो थी ना इस एक्ट से ये काम हो सकता है। जैसे मैं सर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, फुटपाथ पे बहुत सारे लोग सो रहे थे, गाड़ी ऊपर चढ़ गई। ऐसा कहेंगे स्पीड क्या थी तुम्हारी, सर शायद 160। अच्छा, और सड़क क्या उस टाइम पे खाली थी, हाँ खाली तो थी, शराब भी पी हुई थी, सर काफी ज्यादा पी हुई थी। मारने की इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज तो थी ना, रात को 160 की स्पीड में बेशक सड़क खाली पड़ी है, आप दूध शराब में गाड़ी चला रहे हैं, सलमान का हिट एंड रन केस यही तो था, नॉलेज तो थी ना, बेशक इंटेंशन नहीं थी। तो मेंजरिया जनरली इन दो चीजों से बनता है, या तो वो काम करने की मंशा थी इंटेंशन थी, या मंशा नहीं भी थी, पता तो था ना तुम्हारे एक्ट से ये चीज हो सकती है तो फिर क्यों किया। तीसरा मेंजरिया आता है रीजन टू बिलीव। मान लो आपके घर से एक स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, 411 आईपीसी का चार्ज लगा दिया आपके ऊपर, सर मेरी तो इंटेंशन नहीं थी कभी चोरी का सामान घर लाने, ना मुझे पता है ये सामान चोरी का है, नॉलेज ही नहीं है, मैं तो बाजार गया मुझे अच्छा लगा सामान ले आया। जैसा कहेंगे अच्छा ये सामान क्या है, सर आईफोन है, कौन सा है, 13 प्रो है, पता है इसका एमआरपी नॉर्मल चार्ज क्या है, हाँ सर अराउंड 1 लाख के आसपास पड़ जाता है। तुम कितने का खरीद के लाए, सर 12,000 में। रीजन टू बिलीव तो था ना कि ये चोरी का माल है, अदरवाइज 1 लाख की चीज तुमको कोई 12,000 में क्यों बेचेगा। जब आप चोर बाजार में जाते हैं तो आपके पास रीजन टू बिलीव होता है, इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है वो चोरी का सामान है, लेकिन इतना महंगा सामान अगर आपको सस्ता मिल रहा है, कारण तो है। रीजन टू बिलीव को हिंदी में समझ के देखो, कारण बिलीव करने का वो तो था ना, प्राइस देखते, वो भी मेंजरिया है। You will be prosecuted for receiving stolen property because you had reason to believe that it was a stolen property. ये भी अपने आप में एक मेंजरिया बन जाता है, इसको भी जनरल एक्सप्लेनेशन के अंदर डाला गया। जैसे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी गई है, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। उसके पास सफिशिएंट कारण था उस चीज को बिलीव करने के लिए, लेकिन उसने इग्नोर किया।
मतलब आपके पास रिक्विजिट मेंस रिया था, गिल्टी माइंड था टू कमिट दैट ऑफेंस। जनरली आप ये 3 मेंस रिया पढ़ते हैं। इंटेंशन देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, रीजन टू बिलीव देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की बात करूं, डिसऑनेस्टली लिखा होता है या फ्रॉडुलेंटली लिखा होता है। जनरली यही मेंस रिया हम आईपीसी के अंदर पढ़ते हैं। देन एक वर्ड आता है इंजरी। कहते जहां जहां इंजरी वर्ड आएगा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज सजेस्ट, इंजरी आईपीसी के अंदर 4 चीजों की होती है। इंजरी टू बॉडी, इंजरी टू माइंड, इंजरी टू प्रॉपर्टी एंड इंजरी टू रेप्यूटेशन। डेफमेशन में इंजरी टू रेप्यूटेशन, इंजरी टू माइंड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रोज फोन करके धमकाते हैं, माइंड की इंजरी है वो। प्रॉपर्टी, तोड़फोड़ कर दी, चीटिंग कर दिया, एक्सटॉर्शन हो गया, थेफ्ट हो गया। बॉडी, रेप हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, मर्डर हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, किडनैपिंग हुआ है। सो इंजरी मतलब 4 इंजरीज, इंजरी टू बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड, रेप्यूटेशन। चारों तरह की इंजरीज आईपीसी के अंदर कवर होती है। देन एक वर्ड आता है डेथ। जहां भी वर्ड डेथ आएगा आईपीसी के अंदर, डेथ का मतलब सिर्फ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग होगा। प्लांट की डेथ, एनिमल की डेथ, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मामला है। आईपीसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी जब मैंने आपको एक चैप्टर लिखवाया, मैंने ये लिखवाया ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। बॉडी नहीं लिखा, ये प्लांट की भी एक बॉडी होती है, एनिमल की भी एक बॉडी होता है, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। तो जहां जहां आईपीसी के अंदर वर्ड डेथ आएगा, इट मींस डेथ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ओनली। प्लांट, एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ड आता है हार्बर, HARBOUR, हार्बर, जिसका हिंदी मतलब है, रादर हिंदी तो नहीं है ये, उर्दू है, पनाह देना। एक ऑफेंडर है, आप उसको छुपा के रख रहे हैं। हार्बर का मतलब सिर्फ छुपा के रखना नहीं है, हार्बर का बड़ा एक्सटेंडेड स्कोप है आईपीसी के अंदर। आप उसको रहने की जगह दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, आप उसको खाने का सामान दे रहे हैं, आप उसको कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मतलब उसका ऑफेंस कमिट करने में आप किसी तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, या ऑफेंस होने के बाद वो पकड़ा ना जाए और उसका बेसिक सर्वाइवल चलता रहे, वो सारे काम अगर आप कर रहे हैं तो मतलब आपने हार्बर किया है उस ऑफेंस को। एंड हार्बरिंग एन ऑफेंडर इज अ सेपरेट ऑफेंस। अगर आप किसी गुनेगार को, किसी क्रिमिनल को या ऑफेंडर को हार्बर कर रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मतलब आप खुद एक ऑफेंडर हैं। हार्बर इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आप किसी को, जैसे इसके अंदर क्या क्या इन्होंने चीजें लिखी है, शेल्टर, फूड, ड्रिंक्स, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेयंस। ट्रेन की टिकट करा के दी है, कोई उसको बंदूक प्रोवाइड की है, आपने पासपोर्ट बनवा के दिया है, आधार कार्ड बनवा के दिया है, उसको पैसे दिए हैं, कपड़े दिए, खाने का सामान दिया है, मतलब आपने हार्बर किया है। तो मतलब टेक्निकली सारे एक्ट्स किस में आ गए, आप उसको बचाना चाह रहे हो पुलिस से, कोर्ट से, या उसके बेसिक सर्वाइवल में उसकी हेल्प कर रहे हो, या उसको भगाने में मदद कर रहे हो, मतलब आप हार्बर कर रहे हो, और ये अपने आप में एक ऑफेंस है। बट ऑलवेज रिमेंबर, स्पाउसेस हार्बरिंग ईच अदर वो ऑफेंस नहीं है। अगर आपका पति कोई ऑफेंस करके आता है, आप उसको हार्बर कर रहे हो, आप कभी प्रोसिक्यूट नहीं होगे। आपकी पत्नी कोई ऑफेंस करके आ रही है, आप उसको हार्बर कर रहे हो, आप प्रोसिक्यूट नहीं होगे। लॉर्ड मकॉले की थिंकिंग देखिए, इसके पीछे क्या गई, ये ऐसी एक्सेप्शन क्यों बनाई। मैरिज इज अ वेरी डिफरेंट रिलेशन। जब आप एक स्पाउजल कनेक्शन में होते हैं, एक मेंटल ऑब्लिगेशन आपका बन जाता है दैट आई हैव टू प्रोटेक्ट माय हस्बैंड और माय वाइफ एट एनी कॉस्ट। उस ऑब्लिगेशन के चक्कर में आप ऐसा करते हैं, तो आपको भी उठा के अगर जेल में डाल दे, वो वाजिब नहीं होगा।
इसलिए एक एक्सेप्शन बना दिया कि अगर हस्बैंड वाइफ को हार्बर कर रही है या वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर कर रही है, हस्बैंड अपनी वाइफ को हार्बर कर रहा है, वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो चलेगा, वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, उसके लिए आपको एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी और को हार्बर करते हैं, बट यू नो समवेयर डाउन द लाइन आई फील थोड़ा सा इसका रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच है। अब मान लो अगर मैं अपने बच्चे को हार्बर कर रही हूँ, वो भी तो फिर एक्सेप्शन के अंदर आना चाहिए था। मैं अपने फादर या मदर को हार्बर कर रही हूँ, वो भी तो एक्सेप्शन के अंदर आना चाहिए था। वाई ओनली हस्बैंड, वाई ओनली वाइफ? उससे भी शायद और क्लोज रिश्ते होते हैं, आपके माँ बाप या आपके बच्चे, उनको भी तो हार्बर कर सकते हो, फिर उसको भी एक्सेप्शन के अंदर डालते, बट सिर्फ हस्बैंड और वाइफ को एक्सेप्शन के अंदर डाल रखा है। क्लियर है जी? चलिए, तो विद दिस आपका ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। बेसिक हम एक्सप्लेनेशंस देख चुके हैं। नेक्स्ट फिर जब हम मिलेंगे तो मैं जनरल एक्सेप्शंस का और पनिशमेंट्स का पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी।